ओके सो हेलो एवरीवन। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ लाइट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पलर के हैं और कुछ इसमें वैसे हॉट्स क्वेश्चन है जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट इट्स इमेज फाउंड बाय द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। ये ऐसा बोल रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ जो बोली गई है वो 10 सेंटीमीटर बोली गई है। पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कह रहे हैं 35 सेंटीमीटर पे एक वॉल प्रेजेंट है, तो वॉल से जो पोल तक का डिस्टेंस है मिरर का वो हो गया 35 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करें ताकि जो हमारी इमेज फॉर्म हो वो इस वॉल पे फॉर्म हो, इस वॉल पे हमारी इमेज फॉर्म हो। तो हमें बहुत ऑब्वियस सी बात क्लियर है कि अगर वॉल पे इमेज फॉर्म हो रही है इमेज, इसका मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं हम इमेज को। और स्क्रीन पे हम कौन सी इमेज को ऑब्टेन कर पाते हैं? जो रियल इमेज होती है। तो सर इसमें खास बात क्या है? हमें तो पता ही है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज बनाता है। नहीं बच्चे, 5 केसेस में वो रियल बनाता है, एक केस में वो वर्चुअल इमेज बनाता है। जो लास्ट केस होता है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल जो होता है उसमें वो वर्चुअल बनाता है। तो 5 केसेस में रियल बना रहा है, उन 5 में से कोई ये एक केस है। इतना तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें ये बोल देना यार कि वॉल पे इमेज आ रही है, तो वॉल पे इमेज आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्क्रीन है वॉल, तो और स्क्रीन पे ऑब्टेन करी जा रही है तो रियल इमेज ही होती है। बेसिकली रियल इमेज की अगर आपको एक बेसिक डेफिनेशन जाननी है तो रियल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट करती है, और वर्चुअल इमेज वहाँ वो होती है इमेज जिसमें रेज एक्चुअली मीट नहीं करती। तो V जो हमारा यहाँ पे हमारा ऐसे मिरर है, ये हमारी वॉल है। वॉल से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो 35 सेंटीमीटर बोला गया है। तो एक बात तो बहुत ऑब्वियस सी है कि इमेज डिस्टेंस जो हो गया हमारा, इमेज डिस्टेंस क्या होता है? पोल से लेके, ये रहा पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस वो 35 सेंटीमीटर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। क्यों? पोल के लेफ्ट में प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f का बेसिक फार्मूला लगाओ जो मिरर फार्मूला होता है। u हमको पता नहीं है, v हमको पता है, हाँ अभी पता चला -35 है, और f हमको -10 पता है। 1/u, u को इस तरफ रखो और 1/-35 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लोगे इसका 70 आएगा, 2 - 7 1/u, 1/u इज इक्वल्स टू -5/70। अब इसको काटोगे तो 1/-14। तो जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया वो आया -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, अगर आपकी वॉल है 35 सेंटीमीटर पे तो वो कहीं यहाँ पे है 14 पे। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो उसमें लास्ट में देखो क्या पूछ रखा है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो डैट इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। पूछ रहे हैं वॉल से कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, मतलब ये यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो ये वाला डिस्टेंस बताना हमको, ये वाला इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा। बहुत बेसिक सी बात है। देखो ये टोटल जो हमारा है वो 35 है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 14 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? 35 - 14 विच इज़ 21 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये इसका फाइनल आंसर है 21 सेंटीमीटर।
बट यहाँ पे कुछ बच्चे जब खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उनका एक डाउट आएगा कि सर आप एक बात बताओ, आपने अभी निकाला था यू निकाला था अपने -14 सेंटीमीटर, और आपने बोला था वॉल तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल ये है -35 सेंटीमीटर, ये हो गया -14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे सर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम ऐसे करते कि -14 माइनस -35, तो ये तो हमें माइनस अगर करना होता, देखो आपको जो डाउट आने वाला ना, कन्फ्यूजन, वो समझो एक बार कहाँ पे आएगी। आपको आएगी कि -35 भाई ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस माइनस -14, तो सर ये तो -21 हो गया। हाँ -21 है, बट यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है। यहाँ पे डिस्टेंस पोल से अगर पूछते ना, और ये जो आपका माइनस हो गया प्लस हो गया, ये सारे आपके साइन कन्वेंशन तब वैलिड है जब आप मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हो। एक बार मिरर फार्मूला यूज़ करके आपका ये जो आंसर आया ना 21, बस यहाँ पे आप आके आपका मिरर फार्मूला वाले जो कंसेप्ट है वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप बेसिक करो, जो मेरे समझाने की बात है एक बार वो समझो। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आपकी वॉल है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, और ये टोटल 35 सेंटीमीटर है, तो 35 माइनस 14 ये कितना आ गया 21। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही बोलना चाह रहा था मैं। आगे देखते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a mirror having focal length 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है पहली बात तो ये, तो यू कैन फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन डेट इट होल्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक तो क्वेश्चन में ना जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं इमेज जो है या फिर हाइट ऑफ इमेज जो है वो बोल रहे हैं 1/3 हो गई ऑब्जेक्ट की। HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI होती है हाइट ऑफ इमेज। 1/3 हो गई, ये क्वेश्चन में बोला गया है। बोल रहे हैं कि 1/3 रिड्यूस्ड टू मतलब अगर वो 1 थी तो 1/3 हो गई। रिड्यूस टू का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे देखते क्या बोल रहे हैं। आगे इन्होंने बोल रहे हैं फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ एफ है हमारा 20 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आपके 2 केस बनते हैं, केस 1 केस 2। जो आपके 2 केस बनते हैं ना, एक में आपको कॉनकेव मिरर लेके चलना होता है, एक केस में आपको कॉन्वेक्स मिरर लेके चलना होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ना ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई कहीं भी कि रियल या वर्चुअल कौन सी इमेज बन रही है। यहाँ सिर्फ ये बात बोल दी इन्होंने कि 1/3 हो गई और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दी। ना इन्होंने ये बोला कि जो फोकल लेंथ है हमारी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ ऐसा सच क्वेश्चन में समझाया नहीं गया हमको। तो हमको 2 केस बनाने होते हैं, इसमें बहुत बेसिक सी बात तो ये है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच देखना है एक बार, आप पहले आप समझने पे ध्यान दो क्वेश्चन को, लिखा बाद में लेना अगर आप नोट्स भी बना रहे हो इसके साथ साथ। पहले अप्रोच समझो क्वेश्चन की क्या रखी गई है। देखिएगा, मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO विच इज़ इक्वल्स टू -V/U। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। चलो ये तो पता है सबको, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है जब तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। क्लियर है? क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं जो गिवन डाटा है वो है HI = 1/3 HO।
जहाँ तक हम इससे पहुँच सकते हैं एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचें, उसके बाद जाके देखते हैं क्या करना है। देखिए एच आई इज इक्वल्स टू 1/3 एच ओ लिखा है ना, अगर मैं इस एच ओ को डिवाइड में ले जाऊँ तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। 1/3। अब हमें एक चीज़ पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO ही होता है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये मैग्नीफिकेशन ही लिखी है एक तरह से। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, आपको पहली बार शायद जब आप इसको पढ़ रहे होगे आपको थोड़ा लगेगा, बट एक्चुअली में इतना मुश्किल है नहीं। इसकी प्रैक्टिस अगर आप 2-3 बार करोगे ना तो इजी क्वेश्चन है काफ़ी, ऐसा कोई इशू है नहीं। देखिएगा यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे भी 2 दिक्कत आ गई, मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव 1/3 लें कि नेगेटिव 1/3 लें, क्योंकि क्वेश्चन में ना इन्होंने इस हिसाब से क्वेश्चन बोला गया कि हम क्वेश्चन से डिकोड ही नहीं कर सकते कि इन्होंने पॉजिटिव बोल रहे हैं नेगेटिव बोल रहे हैं। एकदम इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा बच्चा पहली बार पढ़े तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगे। फोकल लेंथ 20 है, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि एक केस में हमें कॉनकेव लेके चलना पड़ेगा, तो हम पहले कॉनकेव वाला करके देखते हैं। चलो देखिए, जब कॉनकेव मिरर होगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होगी हमारी, क्या दी हुई है फोकल लेंथ देख लेते हैं एक बार। फोकल लेंथ दी हुई है 20, तो हमारी फोकल लेंथ इसमें -20 होगी, जैसा कि आपको पता है कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होती है। अब m इज इक्वल्स टू -1/3, अप्रोच देखना क्वेश्चन की एक बार। m इज इक्वल्स टू -v/u होता है, m दिया हुआ है -1/3 इज इक्वल्स टू -v/u। माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u इज इक्वल्स टू 3v आ गया। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब लगाओ मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। 1/u जो है वो है 3v, यहाँ से वैल्यू डाली हमने, प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f जो हमारा दिया हुआ है वो माइनस में है। आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 3v आएगा आपका, तो 1 + 3 4/3v इज इक्वल्स टू -1/20 -80 इज इक्वल्स टू 3v। v की वैल्यू आ गई -80/3 सेंटीमीटर। और u हमारा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? 3v। तो एक बार देख लेता हूँ, u जो है वो आ रहा है 3 × v, v है -80/3, 3 से 3 कटा, आंसर आया -80 सेंटीमीटर। क्या हम इस आंसर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? आपको ये चीज़ देखनी है। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि u नेगेटिव में आ रहा है, आ सकता है, v नेगेटिव में आ रहा है, आ सकता है कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए v नेगेटिव में नहीं आता। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। यहाँ जाके आपका फर्स्ट केस ख़त्म हो गया। इसके बाद जो आपने किया है सेम यही चीज़ आपको रिपीट करनी है। किसके साथ? लिख देता हूँ मैं पहले केस 2 कॉन्वेक्स मिरर। देखिएगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, अब मैग्नीफिकेशन लेनी है पॉजिटिव 1/3 और फोकल लेंथ लेनी है आपको 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। एक बार मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u इज इक्वल्स टू 1/3, -v/u इज इक्वल्स टू 1/3 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u इज इक्वल्स टू -3v। इतना क्लियर है? अब ये u की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, 1/-3v प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू अब डाल सकते हैं हम, क्या होती है? 20 लेनी है हमको यहाँ पे। एलसीएम लो इसका क्या आया? 3v। -1 + 3 इज इक्वल्स टू 1/20। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन एरर है, आप उस चीज़ को देख लेना अगर होए तो, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ना होए कोई गलती। 2/3v
इज इक्वल्स टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 40 इज इक्वल्स टू 3v, तो v आ गया 40/3 सेंटीमीटर। u था -3v के बराबर, ये देखिए u निकालते हैं, वो गया -3 इंटू वी 40/3, 3 से 3 कैंसिल, -40, आंसर आ गया। आ सकता है बिल्कुल, u तो नेगेटिव में ही आता है हमेशा। v पॉजिटिव में आया कॉन्वेक्स के केस में, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है हमारा यह जो आंसर है। तो ये आपका ये प्रॉपर पूरा, एक तो ये वाला आंसर है आपका और एक ये वाला आंसर है। ये 2 केस आपको करके दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। एक केस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स आपको ये 2 केस करके दिखाने हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी 2 बन रही है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ और पूछी गई है, कहते हैं कि नेचर ऑफ इमेज बताओ एंड मिरर बताओ। तो जिस केस में हमने कॉनकेव लिया था उसमें जो नेचर हो गया वो तो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लिया था उसमें हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना क्लियर है हमें। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आएगा कि डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड को लेके हमने कुछ क्यों नहीं बोला। तो मैं तुम्हारे मन में डाउट आने से पहले इसको क्लियर कर दूं, मैग्नीफिकेशन जब <1 होती है तब इमेज हमेशा डिमिनिश्ड ही बनती है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। और मैग्नीफिकेशन <1 होती है तो एनलार्ज्ड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एनलार्ज्ड इमेज बनती है। और अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1 हो तो सेम साइज। कौन से केस में बनता है सेम साइज, याद करो। कॉनकेव मिरर पे जब ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होता है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज़ की बनती है। लेकिन इसके अलावा एक और है सेम साइज़, प्लेन मिरर में, भूल गए? प्लेन मिरर में भी तो मैग्नीफिकेशन 1 ही होता है ना। कौन सा 1? पॉजिटिव का 1। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही तो बनती है ना प्लेन मिरर में, जिसमें सुबह उठ के हम अपना चेहरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी भी लग सकती है, बट इसमें कोशिश करी गई है कि कंसेप्ट को अच्छी तरीके से तोड़ के समझाया जाए। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एटलीस्ट उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ऐसा ना हो कि आपसे ना होए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2। कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, या तो इसको रब कर देते हैं। आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके कर लेना, यहीं से रब करके करा देते हैं। अब कहाँ इतनी नीचे जाएंगे बार बार, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n। ये कह रहे हैं n ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का जो दिया हुआ है वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब बुक में अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी देखोगे उसमें ना इस क्वेश्चन को कराने का तरीका कुछ और होता है, बट वो बच्चों को समझ नहीं आता। तो मैं जिस तरीके से आपको कराऊंगा वो आपको एकदम समझ आएगा, एकदम बेसिक तरीका हो, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी जाएगी। पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है अगर आपको पता हो, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है उसको c बोला जाता है, c बोलते हैं उसको। बस एक वेरिएबल उसको डिनोट कर रखा है कि इसको c के नाम से जानेंगे। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 4/3 इज इक्वल टू c अपॉन वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है उसको मैं x ले लूँ,
क्वेश्चन में आसानी रहेगी, एक्स ले लिया मैंने, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। तो इसको भी रब कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3c/4। बेसिक मैथ्स करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4x इज इक्वल टू 3c और 4 को डिवाइड में ले गए तो 3c/4। ये हमारा x आ गया। इसको रेफरेंस क्या मतलब, सॉरी वो मान लो, फर्स्ट पॉइंट मान लो, क्योंकि ये यूज़ होएगा ना अभी आगे, इसी का तो यूज़ करके हमें निकालना है आंसर। अगला कहता है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी अभी तो ग्लास का ही बचा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2। ये कहना चाहते हैं कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 3/2 है। देखिए 3/2, अब वही सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एयर वाली को हमने c माना ही हुआ है, ग्लास वाले को हम y मान लेते हैं। तो 3/2 इज इक्वल टू c/y। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इज इक्वल टू 2c आएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2c/3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, या पता भी हो, क्या पता आपको, वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप जिसका भी रेफरेंस मानते हो ना उसको न्यूमरेटर में रखना होता है। तो देखते हैं किसकी किसके रिस्पेक्ट में पूछी हुई है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही था, ठीक है। अब वाटर जो है हमारा वो है x, तो ये हो गया x और ग्लास तो y हो गया, क्योंकि x और y दो ही चीज़ भी थी। कॉमन सेंस इज़ नॉट टू कॉमन नाउडेज। चलिए देखते हैं x/y। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, जो c की फॉर्म में ना रख दो, c कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे वैक्यूम नहीं लिखा, बट अगर आप वैक्यूम भी लिखोगे तो वो भी ठीक होगा नहीं, वही ठीक है, ठीक है। मैंने वैक्यूम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एयर और वैक्यूम की ना लगभग सेम होती है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, इसकी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, एयर में या वैक्यूम में, तो वैक्यूम में होती है वो, एयर में वैक्यूम से कम होती है। एक्स क्या हो गया हमारा, देखना, एक्स हो गया हमारा 3c/4 अपॉन y है 2c/3। c से c कैंसिल। अब आपको क्या करना है, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 × 3 अपॉन 2 × 4, 9/8। ये क्या आ गया, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो पूछा गया था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ गया है। ये आपको रेफरेंस बुक है ना, बहुत
अजीब तरीके से भी ये कराया जाता है क्वेश्चन, बट ये सबसे बेसिक तरीका है। ये आपको लंबा अभी आप समझ रहे हो इसलिए लग रहा है, एक बार आप कर लोगे ना तो हार्डली 1-2 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब आंसर है। और पेपर में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, अभी के लिए हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो हम अपना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।